तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश जी ने ठगा नहीं, ये सार था आज अमित शाह के भाषण का जो उन्होंने बिहार में जाकर दिया। बिहार वही राज्य जहां पर नीतीश कुमार अब बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं, आरजेडी के साथ चले गए हैं। तो अब 7 साल बाद जब अमित शाह पहुंचे हैं वहां पर, तो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आपने इनका साथ छोड़ दिया, उनका साथ छोड़ दिया, हमारा छोड़ दिया। अब जो मौजूदा साथी हैं आपके, आप उनका भी साथ छोड़ देंगे। तो इसके क्या सियासी मायने हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ है। संजीव जी, एक बहुत लंबी लिस्ट, जीतन राम मांझी को छोड़ दिया, पासवान जी को छोड़ दिया, लालू जी को एक टाइम पे छोड़ दिया, अब बीजेपी को हमें छोड़ दिया, अब फिर से आप लालू जी के साथ चले गए। तो लालू जी को एक संकेत कि आपको भी छोड़ देंगे, ये पलटू राम है बहुत बड़े। क्या सियासी मायने चुनाव से पहले? आज तो ऐसा लग रहा था जैसे भारतीय जनता पार्टी का जो दर्द है वो छलक कर सामने आ गया था, क्योंकि शायद इस बात की जानकारी तो पहले से थी भारतीय जनता पार्टी को कि नीतीश जी की विश्वसनीयता जो है वो संदिग्ध है और एलआई के तौर पर वो साथ छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले साथ छोड़ा था। लेकिन उन पर विश्वास किया गया और फिर से उन्हें धोखा देने का अवसर दिया गया, तो उन्होंने दे दिया। और फिर लालू जी को संदेश दे रहे हैं कि आपका भी साथ छोड़ सकते हैं। ये लालू जी भी जानते हैं ये बेहतर तरीके से वो जानते हैं, क्यों उनका भी साथ पहले वो छोड़ चुके हैं, तो फिर छोड़ सकते हैं। लेकिन मजबूरियां हैं दोनों की तो खासियत किसकी है? तो खासियत हो गई है तो नीतीश जी की। अब देखिए, अब उनको ठग कह देना, एक तरह से एक लिहाज में ठग कह देना। जब ठगे जा रहे थे तो आपको भी तो ठग रहे थे, आपको पता था फिर भी आप ठग रहे थे, तो आप में भी कुछ ना कुछ रहा ना, आप भी तो उसी में शामिल रहे हो गए जाके। अब ऐसा तो केवल इश्क में होता है कि जब आप सियासी इश्क है, गद्दी का इश्क है, आपको पता है कि मुझे धोखा मिल सकता है, फिर भी आप साथ साथ चलते रहते हैं और आप उस धोखे का इंतजार करते हैं, क्योंकि आपको वो भी बड़ा खुशनुमा लगता है। यहाँ ये राजनीति जो है, जो नीतीश अपने तरीके से तय करते हैं बिहार में, उसमें बाकी लोगों को रिएक्ट करना पड़ता है। यानी कि एक्ट जो करते हैं वो नीतीश कुमार करते हैं। पिछले कम से कम 3 दशकों की जो राजनीति चल रही है बिहार में, वो यही देखा जा रहा है कि एक्शन जो है वो नीतीश कुमार की तरफ से हो रहा है और रिएक्शन जो है वो बाकियों की तरफ से हो रहा है। ये स्पष्ट रूप से 2005 के बाद ज्यादा दिखने लगा है। 2005 से पहले चूंकि राजनीतिक वक़्त कम थी नीतीश कुमार की, तो वो उतना साफ दिख नहीं रहा है। आपने जितने भी नाम गिनाए, उनमें जो सबसे अहम नाम है उनको भी जोड़ना जरूरी है। सबसे अहम नाम जॉर्ज फर्नांडिस का। जॉर्ज फर्नांडिस बिहार से 5 बार सांसद रहे। वो मैंगलोर के थे, मुंबई में उन्होंने सबसे बड़ी राजनीति की थी और जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के दौरान बड़े नामों में शुमार। कांग्रेस की खिलाफत उन्हें जीवन पर्यंत की, कभी कांग्रेस के साथ नहीं गए और एक पक्के समाजवादी नेता के तौर पर उन्होंने जो नाम बनाया, वही वजह थी सबसे बड़ी कि कहाँ मैंगलोर के क्रिश्चियन समुदाय से आने वाले, मुंबई में लंबी राजनीति करने वाले और बिहार के मुजफ्फरपुर से वो चुनाव जीतना शुरू किया उन्होंने। तो एक बार जेल में रह करके 3 लाख वोट से जीते थे। वही राजनीतिक गुरु नीतीश कुमार के थे। वक्त आया तो उन्हें भी किनारे लगाया नीतीश कुमार ने, और ये हकीकत है कि उनका टिकट काट लिया गया। उनको मुजफ्फरपुर से इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ा और इंडिपेंडेंट लड़कर वो हार गए। बाद में उनके पास रहने का ठिकाना नहीं था दिल्ली में, तो उन्हें जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार ने ही फिर राज्यसभा से दिल्ली भेजा। लेकिन तब तक में उनकी मानसिक जो शक्ति थी वो धीरे धीरे क्षीण होने लगी थी। पुराने नेता थे और अल्जाइमर वगैरह की शिकायत हो गई थी, तो बहुत ही गुमनामी में 2019 में उनका देहावसान हुआ। लेकिन बड़े ही बेजोड़ नेता और बड़े ही विलक्षण नेता के रूप में, समाजवादी नेता के रूप में इस देश ने जॉर्ज फर्नांडिस को देखा है। जब उनकी रेलवे स्ट्राइक जो है वो इतिहास में दर्ज है। डायनामाइट केस में वो पकड़े गए थे, बड़े ही युवा ओजस्वी नेता। और नीतीश नए खिलाड़ी उस जमाने में, जब जेपी का आंदोलन हो रहा था, तो वो किसी तरह से उन्होंने
बढ़ते बढ़ते जॉर्ज फर्नांडिस की शागिर्दी प्राप्त की और जॉर्ज फर्नांडिस के साथ जुड़े। आपको हम बताएं कि ये धोखे की जो शुरुआत होती है, लालू यादव के साथ बहुत करीब थे नीतीश कुमार और लालू यादव, और जब राष्ट्र जनता दल था, राष्ट्र जनता दल 1989 में पावर में आता है, वीपी सिंह का आशीर्वाद मिलता है, तो लालू यादव बन जाते हैं मुख्यमंत्री। और चूंकि नीतीश तो उस समय विधायक थे, 1985 में वो चुनाव जीत चुके थे, लेकिन लालू यादव मुख्यमंत्री बने, तो ये दबाव वो शायद सह नहीं पाए या जो भी हो, उन्होंने जॉर्ज के साथ मिलकर के 93-94 में समता पार्टी बना लिया और उसी समय वो अलग हो गए। तो पहला जो उन्होंने किनारा किया वो लालू यादव से तभी किया था और जॉर्ज का साथ ले लिया था। जॉर्ज बड़े नेता थे, पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए शरद यादव बड़े नेता, और ये साथ में उन सबों के थे। जॉर्ज फर्नांडिस ने कांग्रेस की खिलाफत में भारतीय जनता पार्टी को इस देश में कह सकते हैं कि अछूत से छूत बनाया, छूत से अछूत बनाया, कुछ इस तरह से, क्योंकि राजनीतिक रूप से उन्हें अछूत समझा जाता था, भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई जाना नहीं चाहता था। लेकिन वो जॉर्ज फर्नांडिस ही थे जो मुंबई अधिवेशन में 1995-96 में हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, वहां जाकर उसमें शामिल होकर के उन्होंने कहा कि हम इनके साथ गठबंधन करेंगे, और तब शुरुआत हुई थी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के गठबंधन की। वो उतने बड़े नेता थे, उस गठबंधन के दम पे ही नीतीश कुमार बाद में मुख्यमंत्री बने 2005 में। तो जॉर्ज फर्नांडिस की वो बकत थी, वो हमेशा कांग्रेस का विरोध करते रहे, उन्होंने हाथ मिलाया भारतीय जनता पार्टी से, फिर एनडीए की सरकार में वो डिफेंस मिनिस्टर, वो रेल मंत्री, बड़े बड़े पदों पर रहे और जॉर्ज का अपना नाम था। अच्छा, ये तो पुरानी बातें हो गई, लेकिन जब वक्त आया तो आप ये समझिए कि जॉर्ज को भी दरकिनार कर दिया। लेकिन देखा जाए तो तब नीतीश कुमार की जरूरत थी किसी को छोड़ना या पकड़ना, अब दूसरों की जरूरत है कि नीतीश कुमार को पकड़े रखें। बीजेपी अगर सत्ता में रहना चाहती है बिहार में तो नीतीश को पकड़े, लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव चाहते हैं कि सत्ता में बने रहें तो नीतीश को पकड़े। नीतीश फैक्टर है यहां, दूसरा कोई फैक्टर नहीं है। नीतीश को पकड़ना चाहते हैं लोग और नीतीश ये डिसाइड करते हैं कि वो किसको छोड़ेंगे। देखिए, ये तो राजनीति में अधिकार है, इसको धोखा कैसे कहें। एक इटालियन पॉलिटिकल थिंकर थे मैकियावेली, और राजनीति में उनकी सोच ये थी कि राजनीति धोखे और इस तरह के कार्यों के बगैर नहीं चल सकता है, और अगर सफल है राजनीति में अपनी बात को मनवाना है तो धोखा और डिसीट और कनिंगनेस जो है वो अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण होता है। मैकियावेलियन पॉलिटिक्स, उन्होंने बुक लिखा है द प्रिंस, और वो एक तरह से समझा जाता है कि सबसे बड़ा राजनीति में कैसे चातुर्य अपनाया जाए उसकी इबारत है वो। तो ये मैकियावेलियन पॉलिटिक्स के नीतीश जी बिहार की राजनीति में सबसे बड़े प्रणेता हैं। आज उनके हाथ में एक पॉलिटिकल कैपिटल है, तो वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पर मैं आपको ये बता रहा था कि कैसे इस विधा को उन्होंने अपनाया है। देखिए कि शरद यादव बड़े नेता हमेशा से, और वो भी बिहार से चुनाव जीत रहे हैं, जबकि वो जबलपुर के हैं, और बिहार आकर के उन्होंने राजनीति की और चुनाव जीता। उनका साथ लिया और उनको साथ रख करके वो राजनीति में कई कदम आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में जनता दल यूनाइटेड के शरद यादव, नीतीश कुमार हमेशा, बाद में एक दौर आया कि उनको भी राज्यसभा नहीं भेजा गया, उनको भी किनारे लगा दिया गया। तो ये स्थिति अपने आप में उन्होंने पैदा की। देखिए, समता पार्टी बनी, समता पार्टी बनने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आई। भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई, लेकिन केंद्र में बनी तो सरकार में मंत्री बने, एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना दिए गए नीतीश कुमार। देखिए, वहाँ साथ आया। फिर जब मौका आया 2003 में कि समता पार्टी को पीछे छोड़ करके वो कुछ और दलों को जोड़ करके उन्होंने जेडीयू बना लिया।
जनता दल यूनाइटेड बन गया, समता पार्टी इतिहास बन गया, समता पार्टी वालों को उन्होंने छोड़ दिया, नए लोगों को साथ में ले लिया और फिर जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का साथ हो गया। अब ये जनता दल यूनाइटेड जो है उसकी पहचान नीतीश हो गए। तो समता पार्टी से शुरुआत करी उन्होंने 93-94 से और 2003 आते आते समता पार्टी ही खत्म कर दी ताकि उनकी अपनी पहचान बने। जॉर्ज और शरद यादव के चैप्टर को ही उन्होंने क्लोज कर दिया और इसीलिए उन्होंने 2009 में टिकट नहीं दिया क्योंकि उनका अपना था। 2005 में बिहार चले गए और यहाँ पर उन्हें चुना गया जेडीयू बीजेपी कंबाइन का एक मुख्यमंत्री का चेहरा। 2005 में लड़कर के वो लालू यादव की पार्टी को हरा करके मुख्यमंत्री बन गए। आज जब हम आप बात कर रहे हैं तो लालू यादव की पार्टी के 7 मुख्यमंत्री बने हुए हैं। 2005 से लेकर के 2022 तक में बहुत कहानियां हुई। तो ये तो हो गई जॉर्ज और शरद की बातें। अब आप जो आधुनिक बातें करना चाह रहे हैं तो उसमें आ जाइए। तो उसमें 2013 में उन्होंने तय किया कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ तो नहीं जाना है। 2005 से 2013 तक वो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, लेकिन नेतृत्व जैसे ही बदला और नरेंद्र मोदी आ गए तो उन्हें नरेंद्र मोदी पसंद नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो अलग हो जाऊंगा। वो अलग हो गए, 2013 में अलग हो गए। 2014 में उन्हें एहसास हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के बगैर तो चुनाव केवल 2 ही सीट आई उनको और भारतीय जनता पार्टी तो बहुत सी सीट जीत करके चली आई। वो समझ गए इस बात को, तो उन्होंने 2015 आते आते लालू जी से हाथ मिला लिया। 10 साल पहले जिनके खिलाफ बिहार आकर के उन्होंने जंगल राज करके अब उन्होंने 2015 में हाथ मिला लिया। फिर 2015 से 2017 तक लालू जी के साथ रहे। 2017 में उन्हें एहसास हो गया कि ये तो चढ़ाई करते चले जा रहे हैं, हम कमजोर पड़ जाएंगे। उन्होंने तुरंत छोड़ दिया, उनके साथ आ गए और फिर बीजेपी के साथ आने के बाद 2019 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़े। 20-22 लोकसभा की सीट आ गई। 2020 में फिर से लड़ गए। वो चिराग पासवान ने बीच में पलीता लगा दिया, वरना फिर से सीट आ जाती। इस बीच 2013 में जब 14 में हार हो गई तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो नैतिक जिम्मेवारी लेता हूं मैं और हार हो गई है। उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, मुख्यमंत्री पद से ही त्यागपत्र दे दिया कि जेडीयू की हार हो गई 2014 में और जीतन राम मांझी को बना दिया। बाद में उन्हें ऐसा लगा जैसे भूल हो गया, उन्होंने उनको भी हटा दिया, उनको भी किनारे लगा दिया, उनको लगा करके किनारे और फिर खुद सीएम बन गए। अब बेचारे वो जीतन राम मांझी बहुत दिन नाराज रहे, आज देखिए फिर वही उनके साथ हैं। ये अमित शाह जो संकेत दे रहे हैं या फिर जो बात कह रहे हैं लालू यादव से कि ये पलटू राम है, ये फिर से पलट जाएंगे, कल को क्या होगा, इनकी राजनीति ऐसे ही चलती है, एक तरह से इशारा कर रहे थे उस तरफ। इस बीच क्या ये भी इशारा कर रहे थे या फिर संकेत दे रहे थे कि नीतीश को हटाइए और साथ आइए, क्योंकि नीतीश ही ऐसा फैक्टर है जो कहीं ना कहीं सत्ता में आने या फिर रह जाने के बीच में रहते हैं। क्या ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में? क्योंकि राजनीति में कुछ भी संभव है। जंगल राज करके जो छोड़ गए, फिर साथ में आ गए, फिर छोड़ गए, फिर साथ में आ गए, तो क्या बीजेपी और आरजेडी का क्या कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है अगर नीतीश ज्यादा खटकने लगे सियासत में, बीजेपी को भी और आरजेडी को भी? क्योंकि तेजस्वी को अगर बीजेपी नीतीश को सीएम बना सकती है तो तेजस्वी को भी बना सकती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? उनके नेता वहां पर कोई ऐसा चेहरा नहीं है उनके पास। आपको क्या ये संभावनाएं जन्म लेती हैं क्या ये संभावनाएं बीजेपी के दिमाग में आई नहीं होंगी क्या? और जो मेरी जानकारी है उसमें इस तरह के संभावनाओं पर विचार भी किया गया। लेकिन देखिए आरजेडी का जो वोट बेस है वो क्या है? आरजेडी का कॉम्बिनेशन है MY, और जिस दौर में लालू यादव ने आडवाणी की रथ यात्रा को रोका और आडवाणी जी को गिरफ्तार किया, उस दौर के बाद जो बिहार का मुस्लिम समुदाय है वो लगातार लालू यादव के साथ रहा है और ये अच्छी खासी संख्या है बिहार में मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम वोट बैंक की, वो लगातार साथ रहा है। बावजूद इसके कि आपने पीछे चुनाव में 2020 में देखा कि कैसे ओवैसी की पार्टी ने अपनी जमीन बनाने की कोशिश भी की। उसके पहले जनता दल यूनाइटेड ने भी कोशिश की और अभी भी कोशिश में रहती है। उसके पहले कांग्रेस रही। लेकिन लालू यादव के साथ जो मुस्लिम समुदाय गया तो वो उनके साथ बना रहा और यादव समुदाय उनके साथ है। तो यादव और मुस्लिम बना करके वो हो जाते हैं 27-28% वोट बैंक। इसलिए आपने देखा होगा कि
कभी भी हार की स्थिति में भी आरजेडी की जो वोट बैंक है वो करीब करीब इतना उनका परसेंटेज रहता है। जो प्रोपोजिशन आप दे रहे हैं, इस प्रोपोजिशन में मुस्लिम वोट बैंक एक झटके में अलग होता है और कोई दूसरी जाति आरजेडी के साथ आना नहीं चाहती है। तो यानी कि ये दोनों अगर कॉम्बिनेशन बने तो आरजेडी कमजोर पड़ जाएगी और बीजेपी मजबूत और ये सारी मुस्लिम वोट बैंक जो है ये नीतीश के पास चली जाएगी और नीतीश कांग्रेस के साथ चले जाएंगे और समीकरण बन जाएगा और एक नया कॉम्बिनेशन बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये गलती लालू यादव तेजस्वी को कभी नहीं करने देंगे, क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी का तो फायदा हो जाएगा, क्योंकि यादव सबसे बड़ा जाति वर्ग है बिहार में। तो एक सबसे बड़े जाति वर्ग से कुछ यादव के वोट लेने में भारतीय जनता पार्टी तो सफल हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा आरजेडी का, क्योंकि उससे उसके हिस्से से कुछ यादव समाज के वोट भी चले जाएंगे और मुस्लिम समाज के वोट 99% निकल जाएंगे। तो ये गलती तो वो कतई नहीं करेंगे और इस बात को बखूबी समझते हैं नीतीश कुमार, और इस कारण से वो बेफिक्र रहते हैं इस मामले में कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तेजस्वी और बीजेपी का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अमित शाह जब इस बात का जिक्र करते हैं कि 24 में नीतीश कुमार बिल्कुल भी प्रधानमंत्री तो नहीं बनेंगे, क्या कहते हैं वो, किस तरफ इशारा करते हैं? देखिए वो तो क्या कहते हैं कि गठबंधन एक नहीं हो पाएगा, गठबंधन एक नहीं हो पाएगा, इस तरफ इशारा करते हैं, या नीतीश कुमार को पर्टिकुलरली लेके ये बात कहते हैं कि आप नहीं बन पाएंगे, बाकी तो चीजें बात की हैं? अब देखिए वो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं, तो वो एक पहले टारगेट सेट कर रहे हैं कि कोई बने आप नहीं बनेंगे। हाँ। और आप जो प्रबल दावेदारी पेश कर रहे हैं तो आप तो नहीं बनेंगे, हमारे नेता बनेंगे, ये प्रकारांतर से वो कह रहे हैं। ये एक दबाव उन्होंने बनाया है। उसके बाद आप कहां जाएंगे? क्योंकि शिवानंद तिवारी ने तो कह दिया है कि उसके बाद तो आपको आश्रम जाना है 2025 में। सीएम आप बनेंगे नहीं, और डिप्टी सीएम आप बन जाएं ये तो आपकी तौहीन हो जाएगी सियासत में। आप बनेंगे नहीं, फिर तो खत्म ही है मामला। तो फिर पीएम भी नहीं बन पाएंगे और सीएम भी नहीं रह पाएंगे। तो एक संदेश भी वो नीतीश को दे रहे हैं और इस संभावना को भी जता रहे हैं कि लालू जी ये मत समझिएगा कि आपके साथ ये लगातार हैं। तो इसका मतलब 2024 के पहले भी इधर आ जा सकते हैं। अगर ज्यादा ये कहा गया कि तेजस्वी को ही बना दीजिए, तेजस्वी को ही बना दीजिए, तो फिर ऑप्शन तो उनके पास हमेशा खुले। लेकिन ये अगर कॉम्बिनेशन फिर से बैठ गया कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए तो महागठबंधन जो 24 को लेकर बन रहा है उसकी पूरी भूमिका ही एक कड़ी ही टूट जाएगी। हाँ, पर इस बात की अगर ऐसा हो गया तो जरा कम नजर आती है फिलहाल, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी होता है। 24 के बाद ये हो सकता है, भले 24 से पहले नहीं हो सकता है। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी होता है, क्योंकि राजनीतिक विश्वसनीयता नीतीश कुमार की जितनी भी पलटियां उन्होंने खाई हों वो अगर घट जाती तो वो सीएम ना होते। तो राजनीतिक विश्वसनीयता तो उनकी कायम है ना, तभी तो वो राजनीतिक रूप से सफल हैं, वो सीएम हैं। तो लेकिन वो सफल कैसे कहे जाएंगे? सीएम वो भले बन रहे हैं, ठीक है, मानेंगे, वो उनका चतुराई है उनकी कि वो हर बार बन जाते हैं सीएम, लेकिन उनका जो वोट बैंक है, उनकी सीटें हैं वो घटी हैं। वो कहीं ना कहीं एक विश्वसनीयता, जब हम और आप बात करते हैं तो जो सुनने वाले हैं, हमारे दर्शक हैं, वो भी इस बात को सोचते हैं कि ऐसा नेता जो हर बार पलट जाता है सिर्फ सीएम बनने के लिए, उसकी क्या ही विश्वसनीयता होगी। एक वोटर के तौर पर अगर हम सोचते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये आता है। हालांकि उनका एक वोट बैंक है, वो पर्टिकुलरली उन्हीं का है, वो उनको ही वोट देके आए चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी एक ऐसा नेता जो नहीं चाहते हुए भी लोग उसके साथ हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी। लोग नहीं, मुस्लिम जो तबका है, एक धड़ा है जो नरेंद्र मोदी को भी सपोर्ट करता है। तो एक ऐसे नेता के तौर पर नीतीश कुमार कभी नहीं डेवलप हो पाएंगे, उनकी राजनीति कितनी भी बड़ी हो जाए। पर वो तो कभी ये दावा भी नहीं कर रहे हैं। वो तो आपकी ताकत, उनकी ताकत को जोड़कर अपनी ताकत बना लेने में कलाकार हैं। तो वो एक क्रांतिकारी नेता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। वो एक कलाकार हो सकते हैं सियासी, लेकिन वो एक सफल नेता इस लिहाज से कहे जा सकते हैं कि वो सीमित ताकत है, बावजूद उसके आप देखिए कि वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर्स हो गए वो बिहार में। और आप कितनी भी ताकत की बात कर लीजिए, जमीनी नेता लालू यादव हैं, सब जानते हैं, हमेशा से रहे हैं, बिहार के मजबूत नेता रहे हैं, पर वो तो 15 साल चीफ मिनिस्टर नहीं रह पाए और आज की तारीख में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी नहीं बन पाए, जैसा कि
उनके दल के लोग नीतीश कुमार को बना रहे हैं। वो केंद्र में मंत्री भी रहे और बड़े दल के साथ रहे, भारतीय जनता पार्टी के नीतीश साथ रहे। आज भी भारतीय जनता पार्टी अमित शाह की बातों से लग रहा था कि उनका इंतजार कर रही है। तो तुम चले गए हो, तुम चले आओ। हाँ, और उनको कह रही है कि आपको भी धोखा दे देंगे। तो एक कन्फ्यूजन की स्थिति ऐसी क्रिएट करने में सफल हो जाते हैं नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार की जो ताकत है ना, नीतीश कुमार की ताकत उनकी चतुराई है। तो आप उसे नेगेटिव कहें, अविश्वसनीय कहें, नकारात्मक कहें, पलटू कहें, लेकिन वो हकीकत है और हर बार वो उस पर प्रिवेल कर जाते हैं। वो छोटे से छोटे स्तर के नेताओं के साथ कर जाते हैं, बड़े से बड़े स्तर के नेताओं के साथ करते हैं। मैं आपको 3 उदाहरण देता हूं जिसकी चर्चा नहीं हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा दोनों साथ थे और बिहार में लव कुश कहा जाता है। लव और कुश, कुशवाहा और लव यानी कि कोयरी और कुर्मी, ये दोनों जातियां मिल करके एक अच्छा वोट बैंक बनाती हैं। बहुत करीबी थे, बमचम थे, एक दूसरे के साथ थे। कुशवाहा को 2007 में जाना पड़ा, उसके बाद वो चले गए, फिर वापिस आए, फिर नीतीश कुमार ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया, राज्य की राजनीति में नहीं रहने दिया। वो भी जनता दल यूनाइटेड में थे, उन्हें बोला आप जाइए राज्यसभा। उनको लगा अरे राज्यसभा हमें भेज दिया, बिहार से अलग कर दिया। फिर बाद में उन्होंने राज्यसभा छोड़ दिया और अपनी पार्टी बना ली रालोसपा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, और एनडीए में चले गए। फिर एनडीए से वो राज्य मंत्री भी बन गए 2014 में जीत करके। स्थिति ऐसी हो गई कालांतर में उन्हें फिर वापस निकलना पड़ा। और अब आज की तारीख में देखिए कहाँ है वो, तो नीतीश जी को डिफेंड कर रहे हैं। एक उदाहरण हो गया। आप दूसरा उदाहरण रख लीजिए ललन सिंह। आज के डेट में उनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं नीतीश जी के। 2010 में पार्टी छोड़ दी, कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस में शामिल होकर के चुनाव भी लड़ गए, कांग्रेस का प्रचार भी किया और पॉलिटिकल विल्डरनेस कुछ मिला नहीं, लौट करके वापस। आज देखिए पार्टी में उनको प्रेसिडेंट बना दिया, प्रधान महासचिव बना रखा है पार्टी का उपेंद्र कुशवाहा को, और इनको बना रखा है अध्यक्ष ललन सिंह को। उतना ही नहीं, प्रशांत किशोर, उनकी स्ट्रैटेजी के दम पर 2015 का चुनाव जीता गया। कहा यही जाता है, लालू यादव नीतीश कुमार एक साथ आए और जीत गए चुनाव। उसके बाद उन्हें पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया, फिर पार्टी से निकाल भी दिया गया। अभी 2-4 दिन पहले की बात सुन रहा हूं कि दोनों की फिर से मुलाकात हो गई है। राजनीति में कोई दोस्त या कोई दुश्मन नहीं होता है। इस बात को नीतीश कुमार ऐसा लगता है कि हृदय से लगाकर बैठते हैं और वो कभी भी किसी से भी दोस्ती कर सकते हैं, अपने फायदे के लिए किसी का भी साथ छोड़ दे सकते हैं। इसका वो जीता जाता उदाहरण है कि राजनीति में कुछ भी संभव है, वो अपने आप में है। अब देखिए वो दिल्ली पहुंच रहे हैं और दिल्ली पहुंच करके आईएनएलडी की एक रैली है फतेहाबाद में 25 तारीख को। वहां पर सभी ऑपोजिशन के नेताओं के साथ वो हाथ उठाते हुए आपको नजर मंच पे खड़े नजर आएंगे। चौधरी देवीलाल जी की वो जन्म जयंती है। अब चौधरी देवीलाल से ही उन्होंने शुरुआत करी थी। चौधरी देवीलाल के बहुत करीब थे वो, और देवीलाल उनको पसंद करते थे। ये अलग बात है कि वीपी सिंह लालू जी को पसंद करते थे। तो अब उसका सहारा लेकर के वो यहाँ चले आए हैं। यहाँ से वो दक्षिण के भी कई नेताओं से संपर्क में आ जाएंगे, क्योंकि देवीलाल के नाम पर देवेगौड़ा भी आएंगे, उस दौर के कई और नेता आएंगे। आप ये समझिए कि वो नेटवर्किंग भी अच्छा कर लेते हैं, वो अपने इतिहास का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, सामने वाले को धोखा भी देते हैं और उसे पता भी है कि मुझे धोखा मिल रहा है, फिर भी वो धोखा खाने के लिए रेडी भी रहता है। ये जो राजनीति उनकी है ये लोगों के समझ नहीं आती है, और शायद यही वजह है कि वो सरवाइव कर रहे हैं। और इसीलिए अमित शाह तरीके बड़े नेता भी आज की तारीख में असहज हैं, और शायद इसीलिए वो सीमांचल में हैं, और वहां से उनकी क्या राजनीति है वो समझी जा सकती है, उस पर हम अलग चर्चा करेंगे सीमांचल में जाने की वजह क्या है। लेकिन अब जिस तरह से वो अगड़ा पिछड़ा कर रहे हैं नीतीश कुमार बिहार में, अभी पीछे उन्होंने ओबीसी स्कूल खोले हैं, ऐसे स्कूल जो सिर्फ और सिर्फ ओबीसी के लिए होंगे। हमारे देश में एससी एसटी के लिए तो स्कूल होते हैं, लेकिन ओबीसी समाज के लिए डेडिकेटेड स्कूल होगा उन्होंने, यानी कि वो अब ओबीसी गोलबंदी पर हराना चाहते हैं। सुशासन में ये सब फॉर्मूला नहीं था, ओबीसी स्कूल वगैरह वगैरह, लेकिन अब उन्होंने वो इंट्रोड्यूस किया है। तो देखिए कि कैसे राजनीति को वो बदलना चाह रहे हैं, और इस कारण से ही बहुत
सहज नहीं है बीजेपी, ये सच है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी जुड़ने के लिए। और हमारे दर्शक भी बता सकते हैं कि अमित शाह ने जिन बातों का जिक्र किया है उसको लेकर वो क्या सोचते हैं, नीतीश की राजनीति को लेकर वो क्या सोचते हैं, क्या फर्क पड़ने वाला है नीतीश के ऊपर, बिहार की राजनीति से लेकर केंद्र की राजनीति में नीतीश किस तरह से आगे बढ़ पाएंगे, पीछे चले जाएंगे, क्या होगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो में जुड़ने के लिए।